Welcome to the RPA session. Today we have session number 2, where we will discuss some basic topic. Actually, we are first covering the UiPath Foundation certification, and the first session for this foundation certification is about variable, arguments, and control flow in Studio. Now we will read the theory as well as I will do some logical stuff on my Studio, on UiPath Studio. Okay, let's start. Okay, what are variables? वेरिएबल्स लाइक नाम के सुनने से ही लग रहा है कि एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करवाएं। अब वेरिएबल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? हमने ड्यूरिंग द ऑटोमेशन, ड्यूरिंग अपने स्क्रिप्ट के अंदर वैल्यूज एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी को पास करने होते हैं, जिसके लिए वैल्यूज को पास करने के लिए वैल्यू को हम वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। वेरिएबल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, वर्कफ्लोज। वर्कफ्लोज क्या होते हैं? वर्कफ्लोज, मैं स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ साथ, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाए। वर्कफ्लो बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है? स्मॉल पीसेस ऑफ ऑटोमेशन को, ठीक है, जो हम अपने कोड के अंदर रीयूज करते हैं। सेम लाइक जिस तरह हम सी शार्प या सी प्लस प्लस के अंदर कोई मेथड बनाते हैं, एक मेथड बना के सेव करके रख लेते हैं। जैसे ही हम उसको कॉल करते हैं पैरामीटर पास करके, तो मेथड के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो एग्जीक्यूट होने लग जाती हैं। उसी तरह ही वर्कफ्लोज होते हैं कि हम रियूजेबल कंपोनेंट की फॉर्म में ना छोटे 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 मॉड्यूल बना के ना अपने कोड को सेपरेट कर लेते हैं, ताकि वो हमारे लिए इजी हो टेस्ट करना, और फिर हम उस कोड को पूरा इंटीग्रेट करके अपने सारे वर्कफ्लोज को एक कंप्लीट ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट बनाते हैं। ऐसन वीडियो को जरा स्टॉप कर दे। ओके, वर्कफ्लोज। वर्कफ्लोज क्या होता है? ये होता है स्मॉल पीसेस ऑफ ऑटोमेशन। सेम लाइक जिस तरह हम किसी भी कोडिंग में, सी शार्प में, विजुअल स्टूडियो के ऊपर या सी प्लस प्लस में जब भी हम कोई मेथड बना के रखते हैं ना, सेम लाइक वर्कफ्लोज वही रोल प्ले करते हैं कि हमने मेथड बना के सेपरेट रख दिया, और जहाँ पे भी हमने मेथड को यूज़ करना है तो सिंपल उसको कॉल किया। तो हम अपनी ऑटोमेशन में क्या करते हैं, हमारा एक प्रोसेस होता है ना एंड टू एंड, तो बेस्ट अप्रोच ये है कि हम अपने कोड को स्मॉल पीसीज में करें, ताकि यूनिट टेस्ट करना भी आसान हो। फिर हम उन स्मॉल पीसीज को, जो कि वर्कफ्लोज होते हैं, उन सबको इंटीग्रेट करके हम एक कंप्लीट ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट बनाते हैं। अब यूईपाथ के अंदर कौन कौन से वर्कफ्लोज की टाइप होती हैं? यूईपाथ के अंदर सीक्वेंस होती हैं, फ्लो चार्ट होती हैं, स्टेट मशीन होती हैं, और ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर होता है। तो मैं सबसे पहले अपना स्टूडियो ओपन करता हूँ, इधर मैं एक सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, ट्रांजेक्शन प्रोसेस। सही है, सेशन 2, इसका मैं नाम रखता हूँ, क्रिएट करता हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट था, इसमें मैंने एक यूईपाथ स्टूडियो के अंदर सिंपल सा एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया। सेम लाइक जिस तरह अदर कोडिंग लैंग्वेज के अंदर हम विजुअल स्टूडियो के अंदर जिस तरह कोड करते हैं, डेव प्लस प्लस के अंदर कोड करते हैं, सबसे पहले जो मेन फंक्शन जो हमारा एग्जीक्यूट होता है वो मेन होता है। इसके अंदर वही मेन एग्जाम्पल, ये फाइल सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है। इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा ताकि ये ओपन हो जाए। ये अभी मैं कोड को सिंपली रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक ट्रांजेक्शनल प्रोसेस का मैंने टेम्पलेट यूज किया है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब यूआईपाथ के अंदर ये वर्क फ्लोज हैं: सीक्वेंस, फ्लो चार्ट, स्टेट मशीन, और ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। ये 4 टाइप्स के वर्क फ्लोज यूआईपाथ स्टूडियो के अंदर होते हैं। ये जो मैंने टेम्पलेट सेलेक्ट किया है, ये एक फ्लो चार्ट का वर्क फ्लो है। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल की एग्जांपल देता हूँ कि यूआईपाथ में हम वेरिएबल किस तरह क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सिनेरियो है कि हमने एक ईमेल आईडी स्टोर कराना है वेरिएबल के अंदर। तो हम, ये है वेरिएबल पेन, जिसके अंदर हम अपने वेरिएबल्स के नाम क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ ईमेल एड्रेस। सही है। यहाँ से हम अपनी डाटा टाइप सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी डाटा टाइप का मेरा वेरिएबल हो। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे मेन। अभी सिर्फ एक स्कोप आ रहा है, क्योंकि हमारे पूरे कंप्लीट प्रोसेस के अंदर सिर्फ एक वर्कफ्लो है जिसका नाम है मेन। सही है। अब मैं इस वेरिएबल को वैल्यू कैसे असाइन करूंगा? मैं सिंपली इसका नाम
राइट करूंगा और आगे इसकी वैल्यू दे दूंगा, क्योंकि डाटा टाइप स्ट्रिंग टाइप है तो स्ट्रिंग टाइप को हम डबल कोट्स में देते हैं, abc@gmail.com। अब मैं इसको कंफर्म कैसे करूं कि मेरे इस वेरिएबल के अंदर ये वाली वैल्यू पास हो गई है? तो मैं सिंपली, इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन होते हैं कि आप राइट लाइन लगा लें। राइट लाइन लगाएंगे तो यहाँ पे जब आउटपुट आती है तो आउटपुट पैनल में हमें आउटपुट इसकी शो हो जाती है। तो मैं सिंपली एक मैसेज बॉक्स लगा के टेस्ट कर लेता हूँ कि वेदर मेरे वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ गई है कि नहीं। मैं इसको सिंपली ड्रैग करके इसके अंदर पेस्ट करता हूँ और मेरे वेरिएबल का नाम था ईमेल एड्रेस। इसको मैं रन करता हूँ तो वैल्यू आ गई abc@gmail.com। ठीक है, तो अब क्वेश्चन था वर्क फ्लोज क्या होते हैं। टाइप्स हमें पता लग गई, 4 टाइप्स के वर्क फ्लोज होते हैं। अब फ्लो चार्ट हम कब यूज़ करते हैं? जब फ्लो चार्ट का मेन मकसद ये होता है कि इसके अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोसेस की बहुत अच्छी होती है, कि हम अपने प्रोसेस की ना रिप्रेजेंटेशन देख के ही गेस्ट कर लेते हैं कि प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल, यहाँ से हमें पता लग रहा है कि प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। जिस तरह मैंने ऐड किया था, फॉर एग्जांपल ये मैं मैसेज बॉक्स की एक्टिविटी डाल देता हूँ, साथ में डिसीजन बॉक्स डाल देता हूँ। ये मैसेज बॉक्स में कॉपी करता हूँ, और सेम मैसेज बॉक्स में इधर कॉपी करता हूँ। अब Hi, Zanfar. One thing जी, I'm noticing, क्या? uh, screening is halting somehow. If it is your side or is it only for me? The ओके third ओके, resource can be confirmed or not. लेट मी शेयर इट अगेन। अहमद, कैन यू प्लीज कंफर्म माय स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? It's visible. ओके, आई थिंक इट्स ऑन योर साइड देन। Okay. इज इट विजिबल नाउ? Yeah, it is visible, but sometimes it gets stuck. Like you draw a drag and drop message box or flow Yeah, decision. I was sometimes not able to. due to Uh, the internet connectivity issue, lagging happens. That is why. okay. Okay, now from the representation, without clicking into each activity to read the description, like हर एक एक्टिविटी के अंदर जाने से पहले ही हमें रिप्रेजेंटेशन से ही पता लग रहा है कि इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है। इस वर्क फ्लो के अंदर एक मैसेज बॉक्स लगा है जिसके नीचे डिसीजन लगा हुआ है कि या वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ट्रू के केस में वो ये एक्शन परफॉर्म करेगा, फॉल्स के केस में ये एक्शन परफॉर्म करेगा। जहाँ पे हमारी ऑटोमेशन के अंदर डिसीजंस या ब्रांचेस ज़्यादा हों तो वहाँ पे हम बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए अपने कोड की तो हम फ्लो चार्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि सीक्वेंस के अंदर एक ड्रॉबैक ये होता है। अब मैं एक सीक्वेंस यूज़ करता हूँ। सीक्वेंस के अंदर ये होता है, सीक्वेंस लीनियर प्रोसेस के लिए रिकमेंड किया जाता है। बेस्ट प्रैक्टिस कहते हैं कि जब लीनियर प्रोसेस हो, लाइक कि अगर आपके यूज़ केस के अंदर मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं तो हम अवॉइड करते हैं सीक्वेंस को यूज़ करना, क्योंकि कोड की रिप्रेजेंटेशन विजिबल नहीं होती। हमें विजिबल होती है लेकिन अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अब इसके अंदर मैं मल्टीपल इफ एल्स कंडीशंस डालता हूँ। तो इस तरह हमारा कोड एक्सपैंड होता जाएगा, एक्सपैंड होता जाएगा। तो जहाँ पे फ्लो डिसीजन ज़्यादा हो तब हम रिकमेंड करते हैं कि फ्लो चार्ट यूज़ करें। सीक्वेंस हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब लीनियर प्रोसेस हो, सिंपली स्टेप एग्जीक्यूट हो रहे हो, ना इतने ज़्यादा फ्लो डिसीजन लगे हुए हो। यही मैं इफ़ एल्स अगर मल्टीपल यहाँ पे अगर लगाऊंगा तो कोड की रिप्रेजेंटेशन इजी रहेगी, लाइक इजी टू अंडरस्टैंडेबल होगा हमारा कोड। लाइक इसको मैं अटैच करूँ इसके साथ, ये फर्दर मैं आगे इसके साथ एक्टिविटीज अटैच करके। अच्छा,
थर्ड टाइप क्या है, स्टेट मशीन। जब हमारे पास कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ जाते हैं, लेंथी प्रोसेस आ जाते हैं, जिसके अंदर हमें हर प्रोसेस की स्टेट मेंटेन करनी पड़ती है, वहाँ पे हम स्टेट मशीन यूज़ करते हैं। स्टेट मशीन का फ़ायदा क्या होता है, इसके अंदर हम डिफरेंट स्टेट, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एप्लीकेशन है कि फर्स्ट उसका सिनेरियो ये है हमारे पास कि पहले बोट लॉगिन करेगा फेसबुक आईडी पे, उसके बाद वहाँ पे जाके कुछ प्रोसेसिंग करेगा या पोस्ट कोई शेयर करेगा, उसके बाद जाके कोई एक और एक्शन परफॉर्म करेगा, फिर एक स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके एक ईमेल सेंड कर देगा। इसके अंदर काफ़ी सारे स्टेप्स हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर हम स्टेट मशीन के अंदर हम इसको डिवाइड कर देते हैं मल्टीपल स्टेट्स के अंदर। पहली हम एक स्टेट बनाते हैं जिसके अंदर हम सारी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग अपनी लोड करते हैं। दूसरी स्टेट हम ये बनाते हैं कि जिसके अंदर वो सारी एप्लीकेशन को वो लॉगिन कर रहा होता है, कि फेसबुक को मैंने लॉगिन कर लिया, उसके बाद वहाँ पे हम उसका स्टेटस मेंटेन कर रहे होते हैं। मोस्टली ये रिकमेंडेड वहाँ पे हैं जहाँ पे ट्रांजैक्शनल सिस्टम आ जाए, जब हमें पता हो कि एक ट्रांजैक्शन है, उसका स्टार्ट पॉइंट ये है और उसका एंड पॉइंट ये है, और यही रिपीट होना है हर ट्रांजैक्शन का, तो हम फिर स्टेट मशीन यूज़ करते हैं। ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियरली आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, आगे आरी फ्रेमवर्क मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, जहाँ पे स्टेट मशीन यूज़ हो रही है वहाँ पे आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर, ये अगर ये मोस्टली हम क्या करते हैं, हम अपने वर्क फ्लोज के अंदर, ये सिंपली एक वर्क फ्लो है, ये सीक्वेंस एक वर्क फ्लो है। हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग किस तरह करते हैं, हम सिंपली ट्राई कैच लगा के, थ्रो रीथ्रो की एक्टिविटीज़ लगा के हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। लेकिन यूआई पाथ ने हमें एक और वर्क फ्लो दिया है कि अगर आप अपने कोड की ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्शन हैंडलिंग करना चाहते हैं तो आप ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर का वर्क फ्लो यूज़ करो। ये कनेक्ट किस तरह हो जाता है, जब भी आप इसको क्रिएट करेंगे तो हमारी एक जेसन फाइल क्रिएट हो जाती है प्रोजेक्ट की, जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होता है। ये इसके अंदर हमारी सारी डिपेंडेंसीज, जो जो डिपेंडेंसीज जो एक्टिविटीज़ हमने यूज़ करनी है उसकी इंफॉर्मेशन, और अगर मैं फॉर एग्जांपल ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर डालता हूँ वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। करता वो क्या है, सिंपली कि अगर हमने ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्शन हैंडलिंग करना है, कि अगर कोई एक्सेप्शन है तो बोट ये एक्शन परफॉर्म करे, तो हम ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर का वर्क फ्लो हम यूज़ करते हैं अपने कोड के अंदर। यूआई पाथ की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि एक प्रोसेस के लिए एक ऑटोमेशन, मतलब कि ये एक ऑटोमेशन है, ये जितने मर्जी मैं वर्क फ्लो इसके अंदर क्रिएट कर लूँ, प्रोसेस तो एक ही है जिसका नाम है सेशन 2। एक प्रोसेस के लिए एक ग्लोबल एक्सेप्शन का वर्क फ्लो रिकमेंडेड है, बेस्ट प्रैक्टिस में है। आप मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन रिकमेंडेड एक है। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लें क्योंकि सर्टिफिकेशन में ये पूछा जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आर्गुमेंट्स। अब जिस तरह मैंने वेरिएबल्स बताए थे कि वेरिएबल सिंपल, कि हमने एक वेरिएबल क्या होता है, एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कराते हैं, उसी तरह हमारे पास दूसरा होता है आर्गुमेंट्स। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ इस तरह, नोटपैड में ओपन कर लेता हूँ। सही है, अब मैं दो प्रोसेस बनाता हूँ, एक का नाम है सीक्वेंस और एक और प्रोसेस मैं बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ चाइल्ड सीक्वेंस। ये मैंने दो सीक्वेंस बना लिए, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा सिनेरियो मेरे पास ये है कि मैं कोई भी दो नंबर लूँ, दो वेरिएबल बनाता हूँ मैं। नंबर 1 टाइप क्या हो इसकी, इंटीजर, और नंबर 2, दोनों की टाइप इंटीजर टाइप है दोनों। सही है, मैं दो असाइन की एक्टिविटीज इसके अंदर मैं यूज करता हूँ। ये एक आ गई, ये मैंने दूसरी एक्टिविटी डाल दी। अच्छा, अब मैंने एक को वैल्यू असाइन कर दी 1 और दूसरे को असाइन कर दी 2। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास एक ऐसा मेथड हो कि मैं उसको दो वैल्यूज पास करूँ इंटीजर टाइप, वो मुझे उसका सम रिटर्न कर दे। लाइक कि अगर मेरे कोड में
ऐसा बार बार मुझे करना पड़ता है। तो एक तो होती है कि वर्स्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि हम हर जगह एडिशन 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 करते जाते हैं। लेकिन बेस्ट कोड की अप्रोच क्या होती है कि हम एक मेथड बना के रख देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये बार बार कोड के अंदर यूज होना है। तो नंबर ऑफ लाइन कोड की ज़्यादा होने के बजाय कम हो जाती है, क्योंकि हम जेनेरिक हमने एक कोड साइड पे बना के रखा हुआ होता है मेथड, जिसको हम बार बार कॉल करते हैं। ठीक है, अब मैं चाइल्ड के अंदर एक मेथड बनाता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम सी शार्प या सी प्लस प्लस में मेथड कैसे बनाते थे। सबसे पहले हम उसका स्कोप देते थे, तो से उसको हम बता देते कि ये क्लास के ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, ऐसे ही वो हम उसको एक्सेस कर लें। तो स्टैटिक मैंने लगा दिया। अब रिटर्न टाइप देते थे। मैं कहता हूँ कि एक ऐसा मेथड हो, ये मेथड का नाम रख देता हूँ मेथड सम। सही है, ये मेथड का वे होता है सी शार्प के अंदर। सही है। अब इसके अंदर सिंपल एक मैंने मेथड बनाया है, जिसके अंदर क्या है, जिसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, जो हमें इंट रिटर्न करेगा। अच्छा, और हमारी और रिक्वायरमेंट क्या है कि ये इसको हम दो पैरामीटर पास करें। पैरामीटर क्या होते हैं, आर्गुमेंट पास करें। मैं इसको दो आर्गुमेंट दे देता हूँ, वही सेम जो हमारा ये था नंबर वन नंबर टू है। इसको मैं वैसे नंबर वन कोमा इंट नंबर टू। अच्छा, अब ये करेगा क्या, इसने दोनों का सम हमें रिटर्न करना है। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ सम के नाम से, जिसके अंदर क्या हो, नंबर वन प्लस नंबर टू हो रहा हो। तो इधर मैं कर देता हूँ रिटर्न सम, मतलब ये जो सम वाला हमारा वेरिएबल है जो रिजल्ट स्टोर कर रहा है। अब करेगा क्या, इसको हम दो पैरामीटर ले रहे हैं, जिसके अंदर दो वैल्यू जा रही हैं, वो इसके पास आएंगी, इन दोनों का सम करेगी, इसमें स्टोर होंगी और ये रिटर्न कर देगा। और हम अपनी मेन क्लास के अंदर इसको, जब हम मेथड को कॉल करते हैं, जब हम ऐसे ब्रैकेट करेंगे तो ये हमसे पैरामीटर मांगेगा। फॉर एग्जांपल हमने वैल्यू दी वन और टू, करेंगे तो वो कॉल कर देगा और वैल्यू रिटर्न कर देगा, जिसको हम, क्योंकि ये रिटर्न टाइप है तो हम इसको, वॉइड नहीं है तो हम इसको किसी में स्टोर करा देते हैं वेरिएबल में इंट टाइप का। तो सम के अंदर हमारी बेसिकली वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, तो हम इस चीज़ को यूएपाथ में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब दो मेथड तो आ गए हमारे पास, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारी मेन क्लास स्टार्ट होती है, तो अब हमारा पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है मेथड क्रिएट करना। ठीक है, अब ये चाइल्ड सीक्वेंस के अंदर मैं ये करना चाहता हूँ। तो हमें मेथड के लिए क्या चाहिए, दो आर्गुमेंट, नंबर वन नंबर टू। क्योंकि ये हमने मेथड को प्रोवाइड करने हैं, तो आर्गुमेंट्स की होती है डायरेक्शन। क्या मेथड को प्रोवाइड करने हैं, वर्कफ्लो को प्रोवाइड करने हैं, या वर्कफ्लो से रिटर्न करके वापस लेने हैं। तो दो तो हमें चाहिए, जो हमने दो वैल्यूज चाइल्ड को देनी है, जिसका इसने सम करना है। तो इसको मैं दे देता हूँ वैल्यू वन इंटीजर टाइप, और वैल्यू टू। सही है, ये दो आ जाएंगे इंटीजर टाइप। अब और हमें क्या चाहिए, हमें एक चाहिए सम के नाम का वेरिएबल, जो हमें इनका सम रिटर्न करे। रिटर्न करना है तो इसका मतलब है एक आउट वेरिएबल चाहिए जो रिटर्न करे। आउट का मतलब होता है कि इस वर्कफ्लो से वैल्यू बाहर की तरफ निकालना। इसका नाम मैं रख देता हूँ सम। ठीक है, अब एक मैं असाइन की एक्टिविटी, क्योंकि हमने सम का ऑपरेशन भी तो परफॉर्म करना है, असाइन की एक्टिविटी डालता हूँ मैं। इसके अंदर मैं सम लिखता हूँ। सम किसके इक्वल है मेथड के अंदर, यहाँ से देखते हैं, नंबर वन प्लस नंबर टू। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं, वैल्यू वन प्लस वैल्यू टू। तो हम इसी तरह वैल्यू वन प्लस वैल्यू टू हमने कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैंने टाइप चेंज की थी। सम सम की वैल्यू आ गई ये। अच्छा, देखते हैं इंटीजर टू स्ट्रिंग। एक सेकंड, सबकी वैल्यू तो इंटीजर है।
प्लस वैल्यू 2। ये सम टाइम स्टूडियो का मसला आता है। अच्छा, ये अब हमारा मेथड तो बन गया। ठीक है, अब हमने इसको कॉल कराना है अपने मेन के अंदर। अब फॉर एग्जांपल ये हमारा पेरेंट वर्कफ्लो है, इसके अंदर हमने कॉल करना है, तो सिंपली मेथड को ड्रैग एंड ड्रॉप। इस केस में क्या है, हमारा सीक्वेंस को ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ठीक है, अब ड्रैग ड्रॉप कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने उसको दो पैरामीटर पास करने हैं, आर्गुमेंट पास करने हैं जो इस तरफ जाएंगे। वो कहाँ से पास करने हैं, यहाँ पे। कौन कौन सी दो वैल्यू देनी है हमने, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 और इसको नंबर 2, ये हमने पास कर दी। उसके बाद हमने थर्ड स्टेप क्या किया था, इसको किसी वैल्यू में स्टोर करा देते हैं वेरिएबल में, ताकि ये हमारे पास वैल्यू आ जाए। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं रिजल्ट। इसकी टाइप रखते हैं हम इंटीजर, और इसके अंदर हम अपना रिजल्ट स्टोर करा देते हैं। अब हम कंफर्म कर लेते हैं मैसेज बॉक्स लगा के कि हमारा वर्कफ्लो जो हमने क्रिएट किया है ठीक है कि नहीं। मैं सिंपली एक मैसेज बॉक्स लगाऊंगा जिसके अंदर जो रिजल्ट आया है, इसको मैं थोड़ा आउटपुट था, रिजल्ट था। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि हमारा प्रोसेस सही बना है कि नहीं। ओके, उसने उसको कर दिया, सॉरी, इसको करना है। 3, इसने सम क्या रिटर्न किया, 3। 1 + 2 3। तो इस तरह हम आर्गुमेंट्स बनाते हैं। तो आर्गुमेंट्स के अंदर वो कितने टाइप्स की डायरेक्शंस होती हैं, 3 टाइप्स की। एक होता है इन, अगर वर्कफ्लो के अंदर हमने कोई वैल्यू देनी, पास करनी है। आउट, आउट का मतलब है वर्कफ्लो के अंदर से हमने वैल्यू को आउट करके किसी और वर्कफ्लो में लेके जानी है वैल्यू को। और इन आउट, इन आउट का मतलब ये होता है कि मेरे कोई फॉर एग्जांपल वैल्यू है इधर, वैल्यू 1 या वैल्यू 2। ठीक है, ये मैं इसी वर्कफ्लो के अंदर ही गेट कर रहा हूँ, और इसी के अंदर ही मैं इसको अपडेटेड वैल्यू इसके आउट भी करवा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर मैं इसको कर दूं इन आउट, और मैं अपने प्रोसेस के अंदर यहाँ से वैल्यू लेने के बजाय, यहाँ से लेने के बजाय मैं अंदर ही किसी एक्टिविटी से वैल्यू 1 गेट कर रहा हूँ, और इसकी अपडेटेड वैल्यू आउट भी कर रहा हूँ, तो मैं इसकी जो डाटा टाइप मतलब कि डायरेक्शन यूज़ करूँगा वो इन आउट ही यूज़ करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स हमारे पास डिफरेंट टाइप के आ जाते हैं, स्ट्रिंग, न्यूमेरिक। रिजनफर, जी जी, जी जी। मेरी आवाज रिपीट हुई है शायद। आपने बुलाया था। नहीं, मैंने भी आई थिंक सेकंड भाई ने भी शायद आपको कॉल की थी। अच्छा, एक्चुअली आपने जस्ट एक वेरिएबल को ही रखी है इन आउट पे, सेकंड वेरिएबल को हमने क्यों नहीं इन आउट किया? ये इन आउट, यस। ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दी है। लाइक के मैं वेरिएबल फॉर एग्जांपल ये है, मैं एक बनाता हूँ इधर एक असाइन मैं क्रिएट कर देता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ। सही है, उसके अंदर मैं डाल देता हूँ वैल्यू, वैल्यू वन को मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 5। ठीक है, अब इसके अंदर ही वैल्यू असाइन हो रही है इसे, क्योंकि मैंने वैल्यू 1 को इन आउट किया हुआ है। सही है, और ये वाली वैल्यू मुझे आगे चाहिए भी, सही, क्योंकि डिपेंडेंसी है मेरी इसके ऊपर वैल्यू 1, तो आगे ये इन ऑपरेटर ही यूज होगा। ठीक है, और इस वैल्यू को मैं अपडेट करने के बाद मुझे किसी और भी वर्कफ्लो में ये वैल्यू चाहिए। फॉर एग्जांपल ये वैल्यू जो 5 है, आगे जाके मैं 7 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी अपडेटेड वैल्यू किसी और वर्कफ्लो पे चाहिए। इधर मैं इसकी टाइप क्या रखूंगा, इन आउट, के अंदर ही इसको कोई वैल्यू असाइन हो रही है,
और इसकी अपडेटेड वैल्यू हमें बाहर भी चाहिए, तो तब हम रखते हैं इन आउट कि ये वर्क मेथड के अंदर खुद ही बन रहा है और उसके बाद इसकी वैल्यू भी अपडेट हो रही है और वो अपडेटेड वैल्यू रिटर्न भी हो रही है हमें, तब हम ये दोनों टाइप इकट्ठे रख देते हैं। इस केस में हम इसको जो अब यहाँ पे है, अब इस केस में वैल्यू 1 को हम इधर, क्योंकि इसको पहले मैं अपडेट करूँ इधर इसको सेव करके, इसको मैंने सेव किया। फॉर एग्जांपल मैं इसको इसको अभी हटा देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। सेव। अब इधर इसकी टाइप है इन आउट, तो इधर अब मेरी मर्जी है। अब इधर मैं क्या दूंगा, सिर्फ इसको वेरिएबल का नेम दूंगा, इसको कोई वैल्यू नहीं दूंगा, क्योंकि ये इन आउट है, ये इस वर्क फ्लो के अंदर खुद ही बन रहा है और इसकी वैल्यू अपडेट हो रही है जिसकी वजह से इसको आउट भी कराया हुआ है। तो इधर पहले तो मैं ये वैल्यू असाइन कर रहा था ना 1 2 3 4, अब मैं सिर्फ इधर वेरिएबल एक दे दूंगा इन टाइप, ताकि जो इसकी वैल्यू अंदर वर्क फ्लो के बनने के बाद, अपडेट बनने के बाद रिटर्न हो, वो हमारे पास गेट हो जाए। तो सिंपली ये रिजल्ट वाला मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है, मैं इसको इधर रख दूंगा तो इसकी अपडेटेड वैल्यू हमें आ जाएगी। ठीक है। अब आई हैं डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। स्ट्रिंग अगर हमने कोई टेक्स्ट वैल्यू स्टोर करानी है, न्यूमेरिक अगर हमने कोई इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर करानी है, बूलियन ट्रू फॉल्स में हमें वैल्यू चाहिए, कलेक्शंस के अंदर अरे लिस्ट, ये सारी चीज़ें हमें अवेलेबल हैं जो हम इधर वेरिएबल पैनल से हम क्रिएट करते हैं, यहाँ से डाटा टाइप सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे सारी डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं। जो डाटा टाइप्स नहीं होती, numeric जी will be called as integer, right? जी जी। Okay. फ्लोट भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम, डबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जितने भी, क्योंकि ये बैकएंड पे हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हम ये डॉट नेट का यूज़ कर रहा होता है, उसके अंदर हमें वीबी डॉट नेट भी यूज़ कर सकते हैं, सी शार्प भी यूज़ कर सकते हैं। तो जितनी भी क्लासेस है ना वीबी डॉट नेट की, वो हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह डेटा टेबल, डेटा टेबल टाइप का एक वेरिएबल होता है जो लाइक टेबल की फॉर्म में बिग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको हम स्टोर करा सकते हैं। जिस तरह डेटाबेस होता है उसी तरह हम फॉर एग्जांपल किसी एक्सेल फाइल को रीड करते हैं, तो वो जो टेबल होता है डाटा टेबल की फॉर्म में, उसको हम डाटा टेबल का वेरिएबल क्रिएट करके कहीं पे भी स्टोर करा सकते हैं अपने वर्क फ्लो के अंदर, सेम लाइक जिस तरह हम सी शार्प के अंदर डाटा टेबल यूज़ करते हैं। उसके बाद डेट एंड टाइम का भी होता है जो हमें इस फॉर्मेट में वैल्यू रिटर्न करता है, डेट टाइम का वेरिएबल। सबसे इम्पोर्टेंट जेनेरिक वैल्यू। जेनेरिक वैल्यू क्या होती हैं, ये क्वेश्चन नोट कर लें क्योंकि ये सर्टिफिकेशन में आपसे पूछा जा सकता है। जेनेरिक वैल्यू क्या होती हैं, जब हम श्योर नहीं होते कि यार डाटा कुछ भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, डेट हो सकता है, अरे हो सकती है, या टेक्स्ट भी हो सकता है, तो हम जेनेरिक वैल्यू रखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक जेनेरिक वेरिएबल बनाता हूँ। नंबर 1, ये है जेनेरिक। जेनेरिक कहाँ से आएगा हमारे पास, डाटा टाइप GENERIC। यहाँ से मैं जेनेरिक वैल्यू सिलेक्ट करता हूँ। इसने पोपो तो नहीं की? अथवे आपका माइक म्यूट नहीं है। ओके, अब मैं जेनेरिक टाइप का वेरिएबल बना रहा हूँ। वेरिएबल नंबर 1 जिसके अंदर जेनेरिक वैल्यू, ये कोई टेक्स्ट भी हो सकती है, ये कोई इंटीजर भी हो सकती है। और दूसरा वेरिएबल भी मैं जेनेरिक टाइप का बनाता हूँ। मेरे पास दो वेरिएबल हैं जिनकी डाटा टाइप है जेनेरिक, नंबर 1 और नंबर 2। इसके अंदर वैल्यू अभी फॉर एग्जांपल नहीं डालते, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, जेनेरिक वैल्यू अगर हम एक्सप्रेशन के अंदर यूज करते हैं, जब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है A+B, यहाँ से मैं ओपन करता हूँ, लाइक नंबर 1 प्लस नंबर 2,
इसका मतलब है हम एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं और वेरिएबल्स कौन से हैं हमारे जेनेरिक। तो तो बॉट कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि मैंने इनको ऐड करना है, सब मतलब कि कंकैटिनेट करना है या ऐड करना है। तो जेनेरिक वेरिएबल्स जब हम एक्सप्रेशन में यूज करते हैं तो इसका एक रूल होता है, जो भी फर्स्ट वेरिएबल की डाटा है ना, फॉर एग्जांपल इसका डेटा है 1, मतलब कि ये स्ट्रिंग नहीं है, ये इंटीजर टाइप डाटा है। तो ये जब एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे ना, तो ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो वो जिस तरह इंटीजर है तो अगले को भी ये इंटीजर काउंट करके उसको ऐड करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल बताता हूँ। अब मैं एक मैसेज बॉक्स लगा देता हूँ। अब इसके अंदर मैं करता हूँ नंबर 1 प्लस नंबर 2। दोनों वेरिएबल जेनेरिक हैं और हम इनको ऐड कर रहे हैं। क्योंकि हमने एक्सप्रेशन यूज किया है तो एक्सप्रेशन किस पे डिसाइड करते हैं कि अगले वेरिएबल की डाटा टाइप क्या होगी, वो फर्स्ट के ऊपर डिसाइड करते हैं। नंबर 1 की वैल्यू क्या है, इंटीजर है, तो वो यही कंसीडर करेगा कि नेक्स्ट नंबर 2 भी इंटीजर होगा और वो इन दोनों को ऐड करके 2 आंसर देगा। मैंने ये सीक्वेंस एग्जीक्यूट नहीं किया, रन फाइल 2। अब इसी तरह अगर मेरे पास पहली वैल्यू स्ट्रिंग में है 1, तो अब क्या रिटर्न करेगा, एज पर रूल ये देखेगा कि फर्स्ट फर्स्ट वैल्यू की डाटा टाइप क्या है, ये है स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, तो ये कंसीडर करेगा ये वैल्यू भी स्ट्रिंग। तो आंसर क्या देगा, 11 11। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? यस। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। अगर हमने लेट्स सपोज ये तो जो है वो फर्स्ट वेरिएबल की बेस के ऊपर ही वो लॉजिक को डिफाइन कर रहा है कि वो करेक्टर होगी, लाइक स्ट्रिंग होगी या इंटीजर होगी। व्हाट एल्स अगर हमने वहां पे इंटीजर रखी हुई है और सेकंड वेरिएबल जो है वो हमने चेंज कर दिया, क्या वो आइडेंटिफाई होगा या वो एरर तो वो डेफिनेटली अगर थ्रो करेगा कि नहीं करेगा? जी जी। अब फॉर एग्जांपल इधर 2 रखती है, सही है, और इधर मैं दे देता हूँ इंटीजर वैल्यू, कोई टेक्स्ट दे देता हूँ। यही क्वेश्चन था आपका, यस। क्योंकि फर्स्ट वैल्यू क्या है, इंटीजर। ये कंसीडर करेगा कि सेकंड वैल्यू भी इंटीजर होनी चाहिए जो कि स्ट्रिंग है, तो ये लॉजिकली एरर थ्रो करेगा। मैं इसको इसी तरह स्टेप बाय स्टेप, ओके, इसको मैं इधर से रन फाइल करता हूँ। कैन नॉट बी एडेड इंटीजर टू स्ट्रिंग, इसने एरर थ्रो कर दिया। ओके। सो बाय बाय डिफॉल्ट रूल यही है कि जैसे ही फर्स्ट वेरिएबल है, एज पर कंपैरिजन सेकंड वेरिएबल को भी वही कंसिडर किया जाएगा, कंसीडर किया चाहे आप जाएगा। चाहे आप जितना मर्जी उसको इफ एंड बट लगा लें। जी। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सिनेरियो आया, मतलब ये सिनेरियो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि एडवांस सर्टिफिकेशन के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जेनेरिक का भी आया था, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब इसके अंदर ये है और इसको मैं डाल देता हूँ ऐसे। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, कॉन्सेप्ट यूज करके बताएं। इट विल शो मी फॉर द It will वंस। it will throw that. I think so. नो, लेट्स सी। ओके, first it will check number one is 2, okay, plus number two is string, but it is like it's a value, it's a digit, so it will perform थ्री। addition,
Yeah, 3. Now 3 is the value, like let me show you. Okay, at that time 3 is present there. Okay, now what we'll do, number 2, 1 plus number 1, because this is string. Now it will concatenate 2. The answer would Correct. be 1 2. Yes, and it will Now automatically 15. yes. Now let's see. This is the answer. This is the rule for generic. Okay, the next topic is control flow. Like there are two concepts about the flow. One is workflow layout that we already discussed, sequence flow chart, state machine, and another concept is control flow statements. इसके अंदर हमारे पास स्टेटमेंट्स क्या आ जाती हैं, इफ एल्स की कंडीशन आ जाती हैं, वाइल लूप आ जाता है, डू लूप आ जाता है, डू वाइल लूप आ जाता है, फॉर ईच आ जाता है, स्विच आ जाता है और पैरेलल की एक्टिविटीज आती हैं। इसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जब हमारे पास आउटकम्स, हमारे पास चांस हो के आउटकम्स, दो आउटकम्स आ सकते हैं, या वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तब बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, जब हमने सिर्फ दो वैल्यू की बेस के ऊपर डिसीजन लेना है, आउटकम सिर्फ दो हो कि या वैल्यू ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी, उस केस में हम इफ एल्स यूज करते हैं। इफ एल्स रिटर्न क्या करता है, बूलियन फॉर्म में रिटर्न करता है। रिटर्न मतलब कि इफ एल्स हम लगाते किस तरह है, कंडीशन या ट्रू होती है या फॉल्स होती है, बूलियन कंडीशन हम ऐड करते हैं इसके अंदर। अगर ट्रू होगी तो देन में जाएगा, अगर फॉल्स होगी तो एल्स में जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, लूप। लूप हम इसके अंदर सेम उसी तरह जिस तरह हम दूसरी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं, उसी तरह हम लूप जो पाथ में यूज करते हैं। इसके अंदर हमारे पास अगर कोई भी कलेक्शन है, लाइक लिस्ट है, अरे है, तो उसके अंदर हम सिंपली फॉर ईच लूप यूज करेंगे। इसके अंदर दो फॉर ईच लूप हैं, एक फॉर कलेक्शन को आइट्रेट करने के लिए, ये है कलेक्शन को आइट्रेट करने के लिए। इसके अंदर हम अरे अपनी पास कर देते हैं, लिस्ट हम पास करते हैं, सिनेरियो की बेस के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से हम डाटा टाइप सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये स्ट्रिंग अरे है, इंटीजर अरे है, कौन सी अरे है। और दूसरा जो फॉर ईच लूप है वो है फॉर ईच रो। ये जब हमारे पास कलेक्शन हो डाटा टेबल की फॉर्म में, तब हम यूज करते हैं फॉर ईच रो। लाइक हमने एक्सेल से डाटा लिया, जिसकी हमें आउटपुट जो आएगी वो डाटा टेबल के फॉर्म में होगी, उसको हमने आइट्रेट करना है स्टार्ट से एंड तक, तो हम फॉर ईच रो का लूप यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास दो और लूप होते हैं, वाइल लूप। वाइल लूप और डू वाइल लूप फेमस लूप हैं। इसके अंदर क्या होता है वाइल लूप के अंदर, कि हम पहले कंडीशन चेक करता है, उसके बाद जो उसके अंदर बॉडी होती है, तो उसके अंदर बॉडी के स्टेप परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है, इसकी टाइप मैं रख देता हूँ इंटीजर। ओके, और इधर मैं इसको असाइन एक यूज कर लेता हूँ। वैल्यू क्या है नंबर 1 की, फॉर एग्जांपल 1, और लूप के अंदर मैं डाल देता हूँ कि अगर नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन, कोई भी कंडीशन डाल देता हूँ, लेस देन 10, सही है। और इसको मैं अंदर इंक्रीमेंट भी करवा देता हूँ ताकि मेरा लूप इनफाइनाइट न चले, एक कंडीशन पे आके स्टॉप भी हो जाए। अच्छा, इसके अंदर मैं करा देता हूँ नंबर 1+1, एक एक करके एडिशन। अब होगा क्या, सबसे पहले ये आया, ये कब चलेगा, जब जब नंबर की वैल्यू ये चलेगा कि नंबर 1 जो है उसकी वैल्यू लेस देन 10 है। हाँ 10 है, क्योंकि हमने उसके ऊपर 1 किया हुआ है। ये इसकी पहले कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू हो रही है, फिर बॉडी,
फिर बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 2 पे आया, 2 लेस देन 10 है, ट्रू। फिर ये नीचे आएगा, चलता जाएगा चलता जाएगा, जब यहाँ पे वैल्यू 10 हो जाएगी तब आएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। स्टार्ट से जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी ये लूप के अंदर आता रहेगा। डू वाइल और वाइल में यही डिफरेंस है। डू वाइल के अंदर पहले क्या करता है, एक्शन परफॉर्म करता है, उसके बाद वो एंड पे कंडीशन चेक करता है। फॉर एग्जांपल मैं इधर डू वाइल लगाता हूँ, तो जब यहाँ पे बोट आएगा तो पहले वो बॉडी के अंदर एक बार आइट्रेशन करके जाएगा। पहले एक बार ये एग्जीक्यूट करने के बाद वो फिर ये कंडीशन को वैलिडेट करेगा, कंडीशन मीट हो रही है, फिर दोबारा इसके अंदर आएगा। यहाँ पे डू का स्टेप जो होता है, बॉडी पहले एग्जीक्यूट हो रही है, कंडीशन उसके बाद में चेक कर रहा होता है। ये इनके अंदर मेन डिफरेंस है। अच्छा, अब कुछ सिनेरियोज हमारे पास ऐसे आते हैं कि हमारी एक रिक्वायरमेंट है कि जब ये वाली वैल्यू आए किसी भी कलेक्शन में तो लूप स्टॉप हो जाए। हम नहीं चाहते कि अगर थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड है हमारी कलेक्शन के अंदर तो बॉट एक ट्रांजैक्शन एक मतलब कि वैल्यू से स्टार्ट हो और एंड तक रिकॉर्ड तक जाए। हम चाहते हैं कि जैसे ये रिकॉर्ड फाइंड हो लूप वहाँ पे ब्रेक हो जाए और जो हमारा लाइक एक कर्सर है, डिबगर है, लूप से बाहर आ जाए। लाइक कि हमारा लूप को स्टॉप करना है एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल हमें वैल्यू चाहिए कि 2 वैल्यू चाहिए, ये लूप 2 बार चले, वैल्यू जैसे ही नंबर 1 की 2 हो तो ये लूप से बाहर आ जाए। कोई ज़रूरत नहीं है कि ये जितनी भी 10 बार लगा हुआ है 10 बार चले। तो इसके लिए सिंपली यूईपाथ ने एक एक्टिविटी दी हुई है ब्रेक। ब्रेक को जब हम लूप के अंदर यूज़ करते हैं तो ये लूप को ब्रेक कर देता है। इसको हम इफ़ के अंदर यूज़ करते हैं। इफ़ के अंदर यूज़ करने की रीज़न ये है कि हम इसके ऊपर एक चेक लगाते हैं कि जब हमारी कंडीशन मीट हो गई तब हम लूप को ब्रेक करा देते हैं, जो तो वो लूप को ब्रेक कर देता है। अच्छा, स्विचेस। स्विच स्टेटमेंट हम कब यूज़ करते हैं? बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जब हमें पता हो कि आउटकम्स किसी भी कंडीशन के 2 हैं तो हम इफ एल्स यूज़ करते हैं। जब हमें पता हो आउटकम्स 3 हो सकते हैं या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वहाँ हम इफ एल्स करके यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। तब हमें यूईपाथ की रिकमेंडेशन ये है कि हम स्विच केस यूज़ किया करें। अब इसके अंदर क्या होता है, एक हमारी एक्सप्रेशन होती है, यहाँ पे हम एक्सप्रेशन देते हैं जिसकी टाइप हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। ये इंटीजर भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर हमने कोई इंटीजर सिलेक्ट किया, लाइक के नंबर 1 जो हमने बनाया हुआ है, ठीक है, और मैं एक इधर असाइन लगाता हूँ AWS। मैंने असाइन लगाया नंबर 1, इसको वैल्यू दे दी मैंने फॉर एग्जांपल समझाने के लिए 1। अब ये वाली जो वेरिएबल है नंबर 1, इसकी वैल्यू आएगी इधर। ये वैल्यू इधर आने के बाद ये चेक करेगी कि यहाँ पे हम बनाते हैं केसेस। फॉर एग्जांपल इधर मैं नाम रख देता हूँ 1, ये केस है, इसका नाम रख देता हूँ 2, ये केस है, आगे एक और मैं रख देता हूँ जिसका नाम है 3। जब ये नंबर 1 की वैल्यू इधर आएगी ना, वो देखेगा कि इन केसेस में से कौन सी वैल्यू इक्वल हो रही है इसके साथ। केस 1 के साथ ये वैल्यू इक्वल हो रही है, 2 के साथ हो रही है, 3 के साथ हो रही है, जो हमने वैल्यू रखी है उस हिसाब से 1 के साथ हो रही है। तो ये 1 के अंदर केस के अंदर आएगा और इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो सारी एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, चाहे अंदर चाहे अंदर एडिशन हो रहा है, कोई और वर्कफ्लो कॉल हो रहा है, इस वैल्यू की बेस पे हमारा केस सेलेक्ट होगा और उसके अंदर केस के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होगी वो परफॉर्म होगी। लेकिन अगर हमारे पास ये सिनेरियो है कि हम चाहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमने 3 केसेस बनाए हुए हैं, इसके अलावा भी कोई वैल्यू है, तो ये हमारा जेनेरिक सा कोड है, ये हर बार जरूर चले। जब हमारे पास वैल्यू केसेस से ना मैच हो तब हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो, तो हम उसको क्या करते हैं, हम डिफॉल्ट में डाल देते हैं, ताकि अगर नंबर 1 की वैल्यू केसेस से मैच ना हो तो डिफॉल्ट का कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाए। ये था आज का सेशन। उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, अब एक और अच्छा, चीज़ जी जी, पहले आप बता दें। यहाँ पे मुझे केसेस के ऊपर पूछना है। अब हम जी स्विच यूज कर रहे हैं, इफ एंड एल्स भी हम यूज कर सकते थे।
कर सकते हैं। लेकिन हमने क्योंकि सीक्वेंस या फ्लो को एक लॉजिकल टर्मिनोलॉजीज में यूज करने के लिए हमने उसको स्विचेस की बेस के ऊपर जी केसेस लगा दिए। जी तो अब जो आइडेंटिफिकेशन है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जी मेरा फर्स्ट केस के ऊपर वो था आपकी आपकी आवाज चली गई थी। लेट्स सपोज के बाद क्या बोला आपने? अच्छा, अब आ रही है मेरी बात आपको? जी जी आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जी मेरी जो कंडीशन है वो फर्स्ट केस की फॉल्स है, बट मेरी जो कंडीशन है वो सेकंड केस पे ट्रू होती है। तो क्या वो एग्जीक्यूशन थर्ड केस की भी करेगा? मतलब कि यहाँ पे वैल्यू क्या है आपकी? यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना, जिस तरह हमने केसेस बनाए हुए हैं, या वैल्यू 1 आएगी या 2 आएगी या 3 आएगी। फॉर एग्जांपल आपकी वैल्यू आई है 1, तो सिंपली सिर्फ ये केस एग्जीक्यूट करेगा, इनको कुछ भी नहीं कहेगा, इनके अंदर नहीं जाएगा। ओके, सो इट्स मीन कि वो फर्स्ट केस को ही इम्प्लीमेंट करेगा, प्रोसेस करेगा, एंड जी नथिंग टू डू विद द केस 2 और 3, राइट? जी जी जी। ओके ओके, गॉट इट। अच्छा, और सबसे इम्पोर्टेंट काम, असाइनमेंट ज़रूर बनानी है। असाइनमेंट में क्या करना है? सिंपली आपने बनाने हैं 2 वर्कफ्लो, एक का नाम हो पेरेंट, दूसरे का नाम हो चाइल्ड। उसके अंदर जिस तरह मैंने एडिशन का एक बनाया, तो आपने एडिशन का भी, सब्ट्रैक्शन का भी, मल्टीप्लिकेशन, इसी तरह का 2 वर्कफ्लो बनाने हैं। एक पेरेंट हो और दूसरा आप बनाए जिसके अंदर एडिशन हो रहा हो, या मल्टीपल वर्कफ्लोज भी बना सकते हैं, सब्ट्रैक्शन का अलहदा, एडिशन का अलहदा, मल्टीप्लिकेशन का अलहदा। वो पेरेंट के अंदर कॉल हो रहे हो और हमें उसी तरह रिजल्ट आ रहा हो। और ट्राई करें कि मैक्सिमम जितनी एक्टिविटीज़ हमने इसके अंदर यूज़ की हैं, अपनी तरफ से ही सिनेरियो बना के, जिसके अंदर इफ़ एल्स यूज़ हो रहा हो, आर्गूमेंट का यूज़ हो रहा हो, स्विच स्टेटमेंट का यूज़ हो रहा हो, सबमिट करा दें। सबमिट कहाँ पे करानी है? लिंक्डइन के ऊपर ग्रुप बना हुआ है, यूआईपाथ कम्युनिटी डैश PAK, वहाँ पे सारी अपलोड करने, मैं वहीं पे सबकी असाइनमेंट चेक करता हूँ। और ये मैंने जो लेक्चर है PDF की फॉर्म में अपलोड कर दिया है उस ग्रुप के अंदर, वहाँ से आप सारी डिटेल देख सकते हैं। और ये सेशन यूट्यूब पे भी मैं थोड़ी देर तक अपलोड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू। ओके, बाय बाय।